तो हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम लोग फ्लेम फोटोमेट्री के नाम से भी जानते हैं। कल के क्लास में हम लोगों ने एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी डिस्कस किया था। ये एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कुछ एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी की तरह से ही है, बस इसमें और उसमें कुछ अंतर हैं। इसमें क्या अंतर है कि वहाँ पे एब्जॉर्प्शन का फंडामेंटल यूज़ हो रहा था, लाइट एब्जॉर्ब हो रही थी, और यहाँ पे एमिशन होगा। यहाँ पे क्या होगा कि एक्साइटेड स्टेट में एटम्स जाएंगे और उसके बाद जब वो अपनी ग्राउंड स्टेट में आएंगे तो वो कुछ एनर्जी एमिट करेंगे और उसी स्पेसिफिक एनर्जी को हम उसका स्पेक्ट्रल लाइन हम नोट करेंगे। दूसरा अंतर क्या होता है कि एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में लाइट सोर्स को यूज़ कर रहे थे, बल्कि यहाँ पे हम हीट सोर्स को यूज़ करेंगे। जैसा कि बच्चों हम लोग जानते हैं कि अगर किसी ग्राउंड स्टेट से हायर एनर्जी लेवल पे जाना है अगर किसी एटम को, तो वो दो तरह से जा सकता है। पहला तरीका क्या हो सकता है कि वो लाइट एब्जॉर्ब करे। लाइट की भी एनर्जी होती है, क्या होती है, E=h/ν। ये लाइट की एनर्जी होती है। तब एटम किसी लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट पे जा सकता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं, मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के पास वाले ऑर्बिटल जो होते हैं उनकी लेस एनर्जी होती है। उसके बाद जो न्यूक्लियस से दूर जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनका हायर एनर्जी लेवल होता है। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल पे है या लोअर एनर्जी शेल पे है और उसे हायर एनर्जी शेल पे जंप करना है, तो वो कैसे कर सकता है? उसको क्या करना होगा कि इस एनर्जी बैरियर को, यहाँ से और यहाँ के एनर्जी में जो डिफरेंस है उसको ओवरकम करना पड़ेगा या इसको जंप करना पड़ेगा। उसके लिए इसे क्या चाहिए होगा? एनर्जी चाहिए होगी। तो ये एनर्जी इसे दो तरीके से मिल सकती है। एक मिल सकती है लाइट के फॉर्म में, लाइट में कुछ एनर्जी होती है तो उस लाइट को की एनर्जी को ये यूज़ कर सकता है, और दूसरी चीज़ ये यूज़ कर सकता है फ्लेम से या थर्मल रेडिएशन से या हीट से। हीट एनर्जी को ये यूज़ कर सकता है। तो हीट भी अगर इसको मिल जाए तो ये लोअर एनर्जी शेल से हायर एनर्जी शेल में इलेक्ट्रॉन जा सकता है। अच्छा, मैंने अपनी पिछली क्लास में ये बताया था कि लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जब जाता है इलेक्ट्रॉन तो उसे हम कहते हैं एक्साइटेड। तो वो क्या हो जाता है? एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन हो जाता है, और उसके बाद फिर वो एनर्जी को लूज करता है और वो वापस अपने शेल में आ जाता है। तो ये जो एनर्जी लूज करता है ये क्या हुआ? ये एमिशन हुआ। इस फिनोमेनन को हम एमिशन कहते हैं। और यहाँ से क्या हुआ? ये फिनोमेनन जो लोअर एनर्जी शेल से हायर एनर्जी शेल में गया, इसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन और एमिशन ये दो फिनोमेनन हुए। इसी के बेसिस पे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी और एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी बने हैं। अब देखिए, एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी का भी वही यूज़ होता है जो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी का होता है। मतलब किसी एलिमेंट की प्रेजेंस किसी सोल्यूशन में है या नहीं है ये पता करने के लिए, या कोई एलिमेंट अगर किसी सोल्यूशन में है तो वो कितनी कंसंट्रेशन में है ये चीज़ पता करने के लिए भी एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज़ होता है। तो अब देखते हैं कि एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी कैसे वर्क करती है, उसका क्या प्रिंसिपल होता है और क्या एप्लीकेशन होता है। अब मान लीजिए क्या है, हमारे पास कोई साल्ट है M+ और X-, ये हमारे पास कोई साल्ट है। तो साल्ट में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं? एक होता है मेटेलिक कंपोनेंट, मेटल होता है, और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है कोई हैलोजन होता है। तो यहाँ पे हमारे पास कोई साल्ट है, उसमें दो पार्ट है, एक मेटल है, एक हैलोजन है। ये क्या क्या हो सकते हैं? मान लीजिए KCl हो सकता है, पोटेशियम क्लोराइड, और NaCl भी हो सकता है। तो KCl में क्या है? ये कोई मेटल है, और ये क्या है? ये हैलोजन है। क्लोरीन क्या है? क्लोरीन हैलोजन है, और पोटेशियम कोई मेटल है। इसी तरीके से सोडियम क्लोराइड में सोडियम मेटल है और क्लोरीन कोई हैलोजन है। अब क्या होगा? इस साल्ट को हम डिज़ोल्व कर देंगे। इसको क्या करेंगे? सॉल्यूशन फेज में ले आएंगे। इसको वाटर में डिज़ोल्व कर देंगे तो ये किसी सॉल्यूशन फेज में हो जाएगा। अब क्या होगा? इसको हम मान लीजिए हीट करते हैं। इसको जब हम हीट करेंगे तो क्या होगा? ये ड्रॉपलेट फॉर्म में आ जाएगा, वेपराइज फॉर्म में आ जाएगा, ड्रॉपलेट फॉर्म में हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा? इसमें से जो वाटर कंटेंट है वो पूरा रिमूव हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? मान लीजिए ये MS बन जाता है। MS क्या है? सॉलिड रेसिड्यू है। ये सॉलिड रेसिड्यू के फेज में आ जाता है।
अब इसमें किसी भी तरीके का कोई भी मॉइस्चर या कोई भी वाटर कंटेंट नहीं रह जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, इसको हम फर्दर हीट करेंगे। जब हम फर्दर हीट करेंगे तो ये क्या होगा, ये मेल्ट हो जाएगा और वेपर फेज में आ जाएगा। तो वेपर फेज में क्या होगा, अब ये जो MS था, ये जो साल्ट था वो क्या होगा, वो वेपर फेज में आ जाएगा। वेपर फेज में आने के बाद क्या होगा, अगर मान लीजिए इस वेपर फेज के बाद भी हम इसे हीट करते हैं तो अब क्या होगा, अब इसका डिसोसिएशन हो जाएगा। डिसोसिएशन का क्या मतलब है, अब ये वेपर फेज से भी आगे टूट जाएगा और ये अपने गैसियस फॉर्म में आ जाएगा। तो अब क्या हो गया, अब ये कोई गैस है और मैंने बताया था कि गैस जो होती है, गैस क्या होती है, गैसियस स्टेट एटॉमिक स्टेट होती है। अब ये गैसियस स्टेट में आ गया तो अब ये क्या कर सकता है, अब ये थर्मल एनर्जी को या लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है ज़्यादा अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे इस केस में हम यहाँ पे क्या करेंगे कि थर्मल एनर्जी को अप्लाई करेंगे और इसके मॉलिक्यूल्स को हायर स्टेट में यानी कि एक्साइटेड स्टेट्स में ले जाएंगे। अब क्या हो रहा है, जब हमारे पास एक गैस है, मान लीजिए अब क्या हो गया, अब ये गैसियस फेज में आ गया। जो साल्ट था, साल्ट अब गैसियस फेज में आ गया। अब हम क्या करेंगे, हमें एक्साइटेशन करना है इसका, गैस को क्या करना है, हमें एक्साइटेड स्टेट में लेके आना है। इसके एटम्स को हमें एक्साइटेड स्टेट में, इसके एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें हमें एक्साइटेड स्टेट में लेके आना है। तो अब हम इन्हें एक्साइटेड स्टेट में कैसे लेके आएंगे, उसके लिए हमारे पास दो चीज़ें हो सकती हैं कि हम इसे या तो लाइट दें, मान लीजिए हम इसे लाइट दें, तो लाइट हम देंगे, तो लाइट दें या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, लाइट भी एक तरीके का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, या कोई अदर फॉर्म का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी हम इसे दे सकते हैं। तो लाइट की एनर्जी क्या होगी, E=H न्यू होगी। तो ये क्या होगा, ये M* हो जाएगा, यानी अब ये एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा। मतलब इसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या होंगे, लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में पहुंच जाएंगे। तो ये होगा एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है, ये तो पहली चीज़ हो गई, पहली कंडीशन हो गई कि हम कैसे एक्साइट कर सकते हैं, तो लाइट के मदद से या सोर्स ऑफ लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से हम एक्साइटेशन कर सकते हैं। दूसरा हम कैसे एक्साइट करेंगे, दूसरा हमारे पास मान लीजिए ये गैसियस स्टेट में या एटॉमिक स्टेट में ये M है, ठीक, या कोई मेटल है। इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे हम इसे थर्मल एनर्जी भी दे सकते हैं। जब हम इसे थर्मल एनर्जी देंगे तो थर्मल एनर्जी भी क्या होगी, E=H न्यू, इसकी भी एनर्जी होगी। तो ये क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, ये दूसरे वाले प्रॉपर्टी का हम यूज़ करते हैं कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, फ्लेम फोटोमेट्री में हम थर्मल एनर्जी का यूज़ करते हैं, इसमें हम लाइट सोर्स का यूज़ नहीं करते। तो यहाँ पे इसीलिए इसका नाम फ्लेम फोटोमेट्री भी होता है या एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी होता है। अब देखिए ये M क्या है, ये एटॉमिक स्टेट में आया हुआ कोई एलिमेंट है। अब ये क्या हुआ, ये लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी पे पहुंच गया, यानी कि एक्साइटेड स्टेट में आ गया। अब क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट से ये कुछ एनर्जी को अपनी लूज करेगा, ये अपनी एनर्जी को लूज करेगा या एनर्जी को वापस एमिट करेगा। एनर्जी कितनी, H न्यू पहले इसकी एनर्जी थी, तो अब जो एनर्जी ये एमिट करेगा वो हो जाएगी -H न्यू, ठीक है। उसके बाद ये क्या होगा, ये आ जाएगा ग्राउंड स्टेट पे आ जाएगा वापस। अब देखिए क्या हुआ, एक्साइटेड स्टेट से जब कोई एटम ग्राउंड स्टेट में आया तो क्या हुआ, एनर्जी उसने लूज की या उसने एनर्जी क्या की, एमिट की। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे फंडामेंटल हो गया एमिशन का, इसीलिए इस स्पेक्ट्रोस्कोपी का नाम रखा गया एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। यहाँ पे क्या हुआ कि जो एनर्जी एमिट हुई, इस एनर्जी की कोई एक पर्टिकुलर वेवलेंथ भी होगी। अब इसी वेवलेंथ को हम क्वांटिफाई कर लेंगे। ये वेवलेंथ क्या होगी, ये वेवलेंथ हमें नोन होगी, हमें पता होगा कि ये वेवलेंथ पर्टिकुलर किस एलिमेंट के लिए है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, एलिमेंट का डिटेक्शन हो गया कि कौन सा एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट है। दूसरा, इसकी एमिशन की वैल्यू को देख के हम ये पता लगा सकते हैं कि उसकी कंसंट्रेशन कितनी है।
या परसेंटेज उसकी कितनी है, जो हमें जो सोल्यूशन दिया गया था उसमें किसी भी एलिमेंट की कंसंट्रेशन कितनी है। तो ये वेवलेंथ हमें स्पेसिफिक होती है और ये वेवलेंथ हमें पता करनी पड़ेगी। उसके बाद यही वेवलेंथ डिटेक्ट होती है इसमें। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि कोई भी एलिमेंट अगर ग्राउंड स्टेट में है तो ग्राउंड स्टेट में उसकी लोअर एनर्जी रहेगी। उसके बाद क्या होगा, मान लीजिए कि उसकी एनर्जी ग्राउंड स्टेट में E1 थी। उसके बाद क्या हुआ, उसको लाइट दी गई या फ्लेम दिया गया, यहाँ पे फ्लेम दिया जाएगा, या थर्मल एनर्जी दी जाएगी। तो थर्मल एनर्जी दी गई कितनी, E इज इक्वल टू एच न्यू, इतनी एनर्जी दी गई। तो क्या हुआ, वो M नाम का जो एलिमेंट था वो अपनी ग्राउंड स्टेट से जंप करके कहाँ पहुँच गया, वो एक्साइटेड स्टेट में पहुँच गया। मान लीजिए एक्साइटेड स्टेट में इसकी एनर्जी हो गई E2 हो गई। उसके बाद क्या होगा, ये अपने एक्साइटेड स्टेट से डिके होके मतलब वापस आएगा कहाँ पे, ग्राउंड स्टेट पे आ जाएगा। कुछ देर बाद लोअर एनर्जी पे आ जाएगा वापस। तो क्या होगा, ये अब हायर एनर्जी से या एक्साइटेड स्टेट से आ गया ग्राउंड स्टेट या लोअर एनर्जी लेवल पे वापस आ गया। अब क्या हुआ, इसने कितनी एनर्जी एमिट की, E इज इक्वल टू माइनस एच न्यू, मान लीजिए इसने एनर्जी एमिट की। अब अगर हमें एनर्जी डिफरेंस निकालना है कि कितना एनर्जी डिफरेंस हुआ हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आने में, क्या एनर्जी का बैरियर था या कितना गैप था, ये हमें पता करना है। तो वो क्या होगा, डेल्टा एनर्जी मतलब कि डेल्टा E मतलब एनर्जी चेंज। तो ये क्या होगा, E2 एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी माइनस E1 ग्राउंड स्टेट की एनर्जी। तो ये कितनी थी, एच न्यू के बराबर थी, यहाँ पे हमने पहले देखा था। तो एच न्यू की वैल्यू क्या होती है, न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा होता है। तो यहाँ पे हमने इसको सी बाई लैम्डा से रिप्लेस कर दिया। तो E2 माइनस E1 क्या हो गया, एच सी बाई लैम्डा हो गया। अब लैम्डा को हम इंटरचेंज करेंगे तो इक्वेशन हमारी बनेगी लैम्डा इज इक्वल टू E2 माइनस E1 अपॉन एच सी। यहाँ पे लैम्डा क्या है, लैम्डा है वेवलेंथ सिलेक्टेड एलिमेंट की जो वेवलेंथ है, जो वेवलेंथ जिससे हमें डिटेक्ट होगा कि कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, तो वो स्पेसिफिक होगी, मैंने आपको बताया था। तो वो वेवलेंथ हो गई लैम्डा। एच क्या हो गया, एच हो गया प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 अर्ग सेकेंड। सी क्या हो गया, सी वेलोसिटी हो गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, ये कितनी होती है 2.998 इंटू 10 टू द पावर 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से लैम्डा यानी कि जो सिलेक्टेड एलिमेंट की वेवलेंथ है जो एमिट हो रही है हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आने की, उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और कैलकुलेट करने के बाद हम ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि एटॉमिक एब्जॉर्प्शन एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी से कि वहाँ पे क्या कंसंट्रेशन है किसी एलिमेंट का, या कितना एलिमेंट है, कौन सा एलिमेंट है, ये सब हम पता कर सकते हैं। अब हम इसकी वर्किंग को लाइन बाय लाइन डिस्कस करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि सैंपल स्प्रे किया जाता है। सबसे पहले कोई सैंपल होगा, मैंने आपको बताया था वो सैंपल हीट किया जा रहा है। और कब तक हीट किया जा रहा है, जब तक वो गैसियस फेज में नहीं आ जाता। तो सबसे पहले क्या होगा, सैंपल को फ्लेम में स्प्रे किया जाएगा एक फ्लेम में। उसके बाद क्या होगा, वो सैंपल जब हीट होगा तो सैंपल इवेपोरेट होगा और सबसे पहले वो किस में कन्वर्ट होगा, सॉलिड रेसिड्यू में कन्वर्ट होगा। उसके बाद क्या होगा, सॉलिड रेसिड्यू कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, वेपोराइज्ड एटम में, यानी अपनी एटॉमिक स्टेट में वो रेसिड्यूज आ जाएंगे। उसके बाद क्या होगा कि वो थर्मल एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, क्योंकि वहाँ पे फ्लेम है। फ्लेम इसीलिए जलाई गई है क्योंकि एटॉमिक स्टेट में जो एलिमेंट आ चुके हैं वो उस फ्लेम को एब्जॉर्ब करें और थर्मल एनर्जी को एब्जॉर्ब करें और एक्साइटेड स्टेट में पहुँच जाएं। तो यही चीज़ होगी यहाँ पे। उसके बाद क्या होगा कि एक्साइटेड एटम्स वापस अपने ग्राउंड स्टेट में आ जाएंगे। और जब ग्राउंड स्टेट में आएंगे तो मैंने आपको बताया था कि वो क्या करेंगे, रेडिएशन को एमिट करेंगे और उसी वेवलेंथ के रेडिएशन को या उसी रेडिएशन की वेवलेंथ को या एनर्जी को हम नाप सकते हैं। और यही फ्लेम फोटोमेट्री है। तो यही इसका प्रिंसिपल है। अब देखिए, एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी के डायग्राम को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। इसकी पूरी वर्किंग कैसे होती है ये हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, ये पार्ट है, इस पार्ट को हम कहते हैं एटमाइज़र। यही हीट करता है और किसी भी एलिमेंट में वो कन्वर्ट करता है किसी भी एलिमेंट को गैसियस फेज में। तो इसमें क्या होता है, यहाँ से फ्यूल दिया जाता है, फ्यूल देंगे तभी तो हीटिंग होगी। उसके बाद क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन की ज़रूरत है। कहीं पे भी हमें फ्लेम जलानी होगी तो हम सभी ने पढ़ रखा है कि वहाँ पे ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी। तो यहाँ से हम फ्लेम देंगे इसमें और यहाँ से ऑक्सीजन देंगे। इस
कंपोनेंट का नाम होता है एटमाइज़र। यहाँ पे हमारा सैंपल रखा होता है, यहाँ से सैंपल इनलेट करता है या अंदर जाता है इस एटमाइज़र के। यहाँ पे क्या होता है, एटमाइज़र में फ्लेम जलती रहती है, एक तरीके की फर्नेस होती है, या आप भट्टी हिंदी में जो लोग कहते हैं तो भट्टी होती है ये। अब क्या होगा, यहाँ से सैंपल गया, यहाँ पे हीट हुआ, हीट होने के बाद क्या हुआ, वो अपनी एटॉमिक स्टेट में आ गया। यानी कि एटॉमिक स्टेट में आने के बाद क्या हुआ, उसने एटम्स ने एब्जॉर्ब किया थर्मल एनर्जी को। थर्मल एनर्जी को मैंने बताया था जब एब्जॉर्ब करेंगे तो क्या होगा, एटम्स एक्साइटेड स्टेट में आ जाएंगे। अब एटम्स क्या हुआ, एक्साइटेड स्टेट में आ गए, ये एक्साइटेड एटम है। इधर क्या है, इधर एक कॉनकेव मिरर लगा होता है, या इसको हम रिफ्लेक्टर कहते हैं। क्या होगा कि जब एटॉमिक स्टेट में आ जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा कोई एलिमेंट, तो वो इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है। तो इधर जो जाए तो लॉस ना हो, सिग्नल्स का लॉस ना हो, तो उसके लिए ये लगा रखा है कॉनकेव मिरर। तो इससे ये वापस आ जाएगा इधर डिटेक्टर की ओर जाने के लिए, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ये एक्साइटेड एटम्स से वेवलेंथ एमिट होगी, बहुत सारी वेवलेंथ एमिट होंगी इससे। तो इसको क्या है, एक जगह पे हमें कंसंट्रेट करना है, तो उसके लिए हमने क्या किया, एक लेंस लगा दिया। लेंस से क्या होगा, ये सब एक पॉइंट पे आ जाएंगे। उसके बाद मोनोक्रोमेटर और स्लिट, इस पूरी असेंबली को, यहाँ पे एक प्रिज्म लगा होगा और यहाँ पे एक स्लिट लगी होगी। इस पूरी असेंबली को हम कहते हैं मोनोक्रोमेटर। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रिज्म में आएंगी। उसके बाद ये जो रेज हैं ये एक जगह कंसंट्रेट होके प्रिज्म में आएंगी। यहाँ पे प्रिज्म में आने के बाद क्या होगा, प्रिज्म में आने के बाद ये अलग अलग अपने स्पेक्ट्रम में कन्वर्ट हो जाएंगी। यहाँ पे जितने भी तरह के होंगे वो सब स्पेक्ट्रम में कन्वर्ट हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे एक स्लिट लगी होगी। स्लिट का काम ये होता है कि स्लिट एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को ही सिलेक्ट करती है। ये स्लिट वही लगी होगी, ये स्लिट हमें पता होगा कि यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, एक्सपेक्टेड एटम्स, तो उसी हिसाब से ये स्लिट लगी होगी। और स्लिट से केवल वही रेडिएशन पास होगा, वही वेवलेंथ पास होगी जिस एलिमेंट की कंसंट्रेशन हमें नोन करनी है, तो वही वेवलेंथ यहाँ से स्लिट से पास हो सकती है। उसके बाद क्या होगा, सिग्नल कम होगा तो यहाँ पे फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब लगा होगा। फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब हम लोगों ने डिस्कस किया था कि क्या करता है, लाइट के सिग्नल्स को इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे एम्पलीफायर लगा होगा। एम्पलीफायर का मतलब क्या होता है, एम्पलीफाई करना, किसी भी चीज़ को बढ़ा देना। तो यहाँ पे सिग्नल जो होंगे इलेक्ट्रॉन के फेज में, करंट के फॉर्म में, तो उस सिग्नल को ये एम्पलीफाई कर देगा, यानी कि बढ़ा देगा। उससे क्या होगा, इसके डिटेक्शन में आसानी हो जाएगी। कोई भी चीज़ कम हो तो उसे देखना या डिटेक्ट करना मुश्किल होता है, कोई भी चीज़ ज़्यादा हो तो उसे डिटेक्ट करना आसान होता है। तो यहाँ पे एम्पलीफायर क्या करेगा, फोटो मल्टीप्लायर से जो सिग्नल आ रहे हैं उन्हें एम्पलीफाई कर देगा। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे रिकॉर्डर लगा है। रिकॉर्डर क्या है, एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर सिस्टम है। तो यहाँ पे ग्राफिकल फॉर्म में सिग्नल्स आएंगे और ये यहाँ पे स्टोर हो जाएंगे। तो यही एक पूरी वर्किंग थी एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी की। ये डायग्राम आप लोग बना लीजिएगा बिल्कुल इसी तरीके से जैसे यहाँ पे बना हुआ है। अब आइए एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी के एप्लीकेशंस को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसकी पहली एप्लीकेशन क्या होती है, कैन बी यूज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सम एलिमेंट्स। ये कुछ एलिमेंट्स हैं, इनको ये डिटरमाइन कर सकता है। ये क्या क्या है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और लिथियम। ये सारी चीज़ें, अगर ये सारे एलिमेंट प्रेजेंट हैं तो इनको ये बड़ी आसानी से डिटेक्ट कर सकता है। उसके बाद क्या है, ये वाटर एनालिसिस में यूज़ होता है। वाटर एनालिसिस में ये क्या डिटेक्ट करेगा कि कोई हैवी मेटल या कोई एलिमेंट, जो ऐसे अननेसेसरी एलिमेंट हैं, उनकी कंसंट्रेशन वाटर में कितनी है। तो ये किस लिए यूज़ हुआ, दूसरी एप्लीकेशन इसकी हो गई वाटर एनालिसिस के लिए। तीसरी चीज़ हो गई, ये ग्लास की एनालिसिस के लिए यूज़ होता है। ग्लास किससे बनता है, सिलिका से बनता है। तो ग्लास की क्वालिटी क्या है, उस चीज़ को ये स्पेक्ट्रोस्कोपी पता कर सकती है। उसके बाद ये क्या करता है, बायोलॉजिकल फ्लूइड्स और टिश्यू की एनालिसिस के काम आता है। तो ये हमने कल डिस्कस किया था कि बायोलॉजिकल फ्लूइड्स क्या हो गया, जैसे यूरिन है। यूरिन में कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, कोई अनवांटेड अगर कोई एलिमेंट प्रेजेंट है तो क्यों है, कोई हो सकता है पर्सन को फिर कोई डिजीज़ हो इसलिए हो, या ब्लड में क्या है, ब्लड में आयरन होता है, हीम होता है। तो ये सारी चीज़ें कितनी हैं, तो ये चीज़ें इसमें डिटेक्ट की जा सकती हैं। उसके बाद ये पेट्रोलियम में भी होता है। पेट्रोलियम के डिटेक्शन में या पेट्रोलियम की क्वालिटी को चेक करने के लिए भी इसका यूज़ होता है। पेट्रोलियम की क्वालिटी कैसे चेक हो सकती है इस टेक्निक से, क्योंकि पेट्रोलियम में आजकल लेड का यूज़ हो रहा है। तो लेड की क्वांटिटी जितनी रिकमेंडेड है
उतनी ही है कि नहीं, ये चीज़ इससे हम पता कर सकते हैं। सीमेंट की भी इससे एनालिसिस कर सकते हैं, सीमेंट की क्वालिटी चेक कि सीमेंट में प्रॉपर जितने एलिमेंट्स होने चाहिए वो सारी चीज़ें हैं कि नहीं है, कैल्शियम वगैरह कितना है, मैग्नीशियम, जो भी चीज़ें हैं वो उसमें प्रॉपर पड़ी हुई हैं कि नहीं है, उसकी क्वालिटी अच्छी है कि नहीं है। मेटलर्जी के भी पर्पज़ से ये यूज़ होता है। मेटलर्जी क्या होता है? स्टडी ऑफ मेटल्स। तो मेटल्स की स्टडी को करने के भी ये काम आता है। तो ये सारी एप्लीकेशंस थी इस स्पेक्ट्रोस्कोपी की। होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।